हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे का बड़ा बयान आया है दोस्तों लद्दाख को लेकर, जहां लद्दाख में भारत ने नहीं खोई एक भी इंच जमीन। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा किया है आर्मी चीफ ने। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या क्या कही है इन्होंने। साथ ही दोस्तों दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान के इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, वो भी अलग तरीके से। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी का जवाब देते हुए इमरान खान ने कश्मीरी राग अलापा है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा है इमरान खान ने। साथ ही बताएंगे आपको जहां हांगकांग में बढ़ी चीन की बड़ी दादागिरी, देशभक्त ही लड़ सकेंगे चुनाव, नया कानून पारित कर दिया गया है दोस्तों। क्या है इस कानून में, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां माली पर फ्रांस की बड़ी एयर स्ट्राइक, जिसमें मारे गए इतने आम नागरिक। जी हाँ दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। कितने आम नागरिक मारे गए दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर दोस्त की शादी में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, रोने लगे अपना दुखड़ा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, इससे भी रूबरू कराएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर 888 करोड़ के भव्य हिंदू मंदिर में लगेंगे भारत से गए हुए पत्थर। कहां की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे में सफर करने वाले हैं आज के बाद से, आपको बता दें कि रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब यात्री रात में चार्ज नहीं कर पाएंगे अपना मोबाइल और लैपटॉप। क्या है कारण, जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे जी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि लद्दाख में भारत ने नहीं खोई है एक भी इंच जमीन। बता दें इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे जी ने कहा है कि भारत ने चीन के साथ तनाव के दौरान अपनी कोई भी जमीन नहीं खोई। उन्होंने कहा है कि भारत की सेनाएं जिन महत्वपूर्ण जगहों पर थी और भारत के पास जो जमीन पहले से थी, भारत के पास वो जमीन अब भी है। उन्होंने कहा कि हम विवाद से पहले वाली स्थिति में आ चुके हैं। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और चीन का कई मुद्दों पर तनाव है और ये समूचे एलएसी पर दिखता रहता है। उन्होंने कहा है कि अभी दोनों सेनाएं पीछे भले ही हट गई हैं, लेकिन तनाव की वजह से नियमित गश्त शुरू नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, जनरल नरवणे जी ने कहा है कि भारत की सेना ने अपनी जमीन को एक इंच भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास जो जमीनें पहले से थी, भारत के पास वो जमीनें आज भी हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि चीन के साथ समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों के हटने के बाद भारत के लिए खतरा केवल कम हुआ है, लेकिन यह बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि ये कहना गलत होगा कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में उन क्षेत्रों में अब भी बैठे हैं जो पिछले साल मई में गतिरोध शुरू होने से पहले भारत के नियंत्रण में थे। ऐसे में दोस्तों, और इनका जो अब लेटेस्ट बयान आया है दोस्तों, ऐसे में इन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारत ने अपना एक इंच भी जमीन नहीं खोया है। दोस्तों अगर आपको भी अपने भारतीय सेनाओं पर भरोसा है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो और हमने अपना जमीन एक इंच भी नहीं खोया, ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलता गई बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से खबर, पीएम मोदी की चिट्ठी को इमरान खान ने दिया जवाब। कहा स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर पर वार्ता बहुत जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कश्मीरी राग अलापने लगा फिर से प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान के नेशनल डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पत्र लिखकर पीएम इमरान खान को बधाई दी थी। अब इमरान खान ने भी नरेंद्र मोदी जी के पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने शुभकामना संदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया है। इमरान खान ने लिखा है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों के हल पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे लिखा है कि पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं। आपको
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के नेशनल डे पर पत्र लिखते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान से सद्भावना संबंध की इच्छा रखता है, इसके लिए परस्पर विश्वास और आतंक का खात्मा होना जरूरी है। उन्होंने लिखा था कि कोरोना काल मानवता के लिए बेहद मुश्किल भरा हुआ है। मैं आपको और पाकिस्तान की जनता को इस चुनौती से बहादुरी से निपटने की कामना करता हूं। लेकिन दोस्तों, इस पत्र में आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जी ने जरा भी कश्मीर को लेकर कुछ जिक्र नहीं किया दोस्तों। लेकिन इमरान खान ने मोदी जी के इस पत्र का जवाब देते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों की जिक्र की है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने साफ ये दर्शाया है कि वो लोग जम्मू कश्मीर को लेकर कितना ज्यादा भूखे हैं दोस्तों। आप भी अगर कमेंट में ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इमरान खान भारत से कभी दोस्ती चाहता ही नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता पाकिस्तान को लेकर क्या कहती है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां हांगकांग में बढ़ी चीन की बड़ी दादागिरी, देशभक्त ही लड़ सकेंगे चुनाव, नया कानून पारित। जी हां दोस्तों, चीन ने हांगकांग की चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब सिर्फ बीजिंग के प्रति ही भक्ति रखने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। इस आदेश से दुनिया का फाइनेंशियल हब कहे जाने वाला हांगकांग पर चीन की दादागिरी बढ़ जाएगी। मंगलवार को ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग में चुनाव सुधार के प्लान पर साइन किया है। चीन के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग की व्यवस्था में इस बड़े बदलाव की वजह यह भी है कि देशभक्त लोगों के जरिए ही स्थानीय निकायों का संचालन हो सके। इसके जरिए ही शहर की गवर्नेंस में खामियों को दूर किया जाएगा। इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अब ऐसे लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे जिनकी बीजिंग के प्रति आस्था हो। हांगकांग में चीन के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि इससे शहर में लोकतंत्र और विपक्ष का खात्मा हो जाएगा। इससे पहले हांगकांग में चीन ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू किया था। इस कानून का भी तीखा विरोध हुआ था और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया था दोस्तों। दरअसल हांगकांग में अपने विरोध की आवाजों को कुचलने के लिए चीन की ओर से तेजी से कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं और नए नियम लागू किए जा रहे हैं दोस्तों। 2019 में लागू हुए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का तीखा विरोध हुआ था और हांगकांग में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर माली पर फ्रांस की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 19 आम नागरिक। जी हां दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा। बता दे, फ्रांस की सेना ने साल 2021 की शुरुआत में सेंट्रल माली पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में सेंट्रल माली में फ्रांसीसी हवाई हमलों में कम से कम 19 नागरिकों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत की गई। न्यूज एजेंसी AFP ने मंगलवार को इसकी बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। फ्रांस की सेना ने पहले 3 जनवरी को बाउंटी गांव के पास किए गए हमले से इनकार किया था, जिसमें कहा गया था कि इस हमले में जिहादियों को निशाना बनाया गया है। ये फ्रांस की सेना द्वारा माली में आतंकियों के ठिकाने पर की गई पहली एयर स्ट्राइक नहीं थी दोस्तों। इससे पहले भी पिछले साल सेना ने माली में एयर स्ट्राइक कर बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर किया था दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों आप सभी ने अभी तक, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आपको अगली खबर की बात बताएं तो अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए देश और इसके आसपास अमन होना बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में हिंसा एवं रक्तपात पर गंभीर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा है कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर और इसके आसपास शांति होना आवश्यक है। भारत ने वार्ता के पक्षकारों से कहा है कि वे अच्छी नीयत के साथ और किसी राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता के साथ बातचीत करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यहाँ 9वें हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत अंतर अफगान वार्ता सहित अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थक रहा है। जयशंकर जी ने कहा है कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए हमें सच्चे अर्थों में दोहरी शांति यानी अफगानिस्तान के भीतर और इसके आसपास अमन की आवश्यकता है। इसके लिए देश के भीतर और इसके आसपास
पास सभी के हित समान होने की आवश्यक है। अगर ऐसे में आप भी अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो हमारा दिल से समर्थन है विदेश मंत्री जी का, जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त की शादी में पहुंचे और सुनाने लगे रोते हुए अपना दुखड़ा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को एक शादी समारोह में जोड़े को बधाई देने पहुंचे, लेकिन यहाँ भी वो अपने और राजनीतिक उत्तराधिकारी जो बाइडेन के बारे में बात करने लगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट में रह रहे हैं। इसी रिजॉर्ट में एक शादी समारोह में ट्रंप शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, शादी में पहुंचे ट्रंप ने सवाल किया, क्या अब भी आप लोग मुझे याद करते हैं? तो ट्रंप के इस सवाल पर शादी में मौजूद मेहमान उत्साहित होकर तालियां बजाने लगे। ये वीडियो सेलिब्रिटीज गॉसिप साइट TMZ पर पोस्ट किया गया है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने पुराने दोस्त मेगन नोडरर और जॉन एरिगो की शादी में पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हर शादी में सबकी नजरें दूल्हे और दुल्हन पर होती है, लेकिन यहाँ सारी लाइमलाइट ट्रंप ही चुरा कर ले गए। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने अपने बधाई वाले भाषण का इस्तेमाल अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन पर निशाना साधने में किया। ट्रंप ने भाषण में अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर, चीन और ईरान समेत तमाम मुद्दों पर जो बाइडेन को घेरा है। दोस्तों, ट्रंप ने सीमा पर घुसपैठ को लेकर कहा कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो बहुत ही भयावह परिस्थितियों में रह रहे हैं, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। जो बाइडेन के आने के बाद से बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश की है। हालांकि ट्रंप की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि शरणार्थियों पर उनकी नीति की वजह से सीमा पर कई परिवारों के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ गए और बच्चों को पिंजड़े में रखा गया। ऐसे में दोस्तों, शादी में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दुखड़ा रोया। आप क्या कहेंगे इस ट्रंप के इस प्रतिक्रिया पर? दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका ने म्यांमार के साथ व्यापार समझौता निलंबित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली होने तक इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ व्यापार समझौते को सोमवार को निलंबित कर दिया है। दोस्तों, म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसक कार्यवाही के चलते ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका लोकतांत्रिक बहाली के म्यांमार के लोगों के प्रयासों का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका सुरक्षा बलों द्वारा आम नागरिकों पर की गई हिंसक कार्यवाही की कड़ी निंदा करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार से लोकतंत्र पर हमला करने वाले चाहे वो देश के सैनिक क्यों ना हो दोस्तों, वो दुश्मन ही कहलाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में म्यांमार की सेना दुश्मन से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, ऐसे में तो केवल 10 दिन में कोरोना से ठीक हुए पाकिस्तान के PM इमरान खान रोजमर्रा के काम करना फिर से शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मर्यादा भूले चाइनीज डिप्लोमेट ली यांग कनाडा के PM ट्रुडियो को अमेरिका के पीछे भागने वाला कुत्ता बताया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। दोस्तों, चाइनीज डिप्लोमेट की तरफ से बता दें आपको, कनाडा और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीनी राजनयिक यानी चाइनीज डिप्लोमेट के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में महावाणिज्य दूत ली यांग ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन पर बवाल होना लाजमी है। ली यांग ने अपने बयान में कहा है कि ट्रूडो ने कनाडा को अमेरिका के पीछे पीछे भागने वाला कुत्ता बना दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार के अभद्र भाषा उपयोग करने वाले चाहे वो डिप्लोमेट हो या कोई भी मंत्री हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अभद्र टिप्पणी की सजा अवश्य मिलनी चाहिए, बताइएगा जरूर लिखकर। अगली खबर की बात करें तो सुएज नहर ब्लॉकेज को लेकर बड़ी खबर, जहां विश्व व्यापार को हुआ है भारी नुकसान। तेल व गैस के दाम से लेकर शिपिंग चार्ज में हुई है काफी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते भर से सुएज नहर में फंसा जायंट शिप MV एवर गिवन सोमवार को हटा लिया गया। ये जहाज 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा था। चीन से नीदरलैंड्स के पोर्ट रोड रेटम रोटेरडम जा रहा ये
जहाज सुएज नहर में फंस गया था। इस जहाज के फंसने के चलते विश्व की सप्लाई चेन पर खासा असर पड़ा ही था, साथ ही से आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई देशों में तेल व गैस के दाम बढ़ गए तो कई जगहों पर शिपिंग चार्ज में काफी इजाफा हुआ है। जहाज के फंसने के चलते कई छोटे मालवाहक जहाज भी फंसे हुए थे। कई जहाजों को दूसरे रास्ते उनके गंतव्य की ओर से रवाना किया जा रहा था, जिसके चलते जरूरी शिपमेंट में बहुत देरी हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो यूएई से खबर, जहां विशाल मंदिर में लगेंगे भारत से गए विशेष पत्थर, दिखेगा कलाकारी का अनूठा संगम। बता दें आपको कि 888 करोड़ के भव्य हिंदू मंदिर में लगेंगे भारत से गए हुए पत्थर। जी हाँ दोस्तों, अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर की नींव का निर्माण अप्रैल के अंत तक हो जाएगा। मंदिर प्रबंधन ने पारंपरिक पत्थर से बनने वाले इस मंदिर को लेकर यह जानकारी दी है दोस्तों। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था संगठन 450 दिरहम यानी करीब 888 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर निर्माण करा जा रहा है। इसकी नींव रखने के काम को दिखाता हुआ एक वीडियो कुछ दिन पहले ही शेयर किया गया है। ये अबू धाबी के अबू मुरे खाह इलाके में 27 एकड़ क्षेत्र में बनवाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट इंजीनियर अशोक खोटेंडी इस प्रोजेक्ट को क्वालिटी और विकास को मॉनिटर कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य बुनियाद के आखिरी चरण में है, जो जमीन से 4.5 मीटर नीचे है। उन्होंने बताया है कि जनवरी के बाद से 4500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डाला जा चुका है। इस नींव में 2 टनल बने हैं, जिनके लिए पत्थर भारत से पहुंचाए गए हैं। जल्दी इन्हें लगाने का काम शुरू होगा। नींव का काम अप्रैल में पूरा होने के बाद मई के आखिर में पत्थर का काम भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये भारतीय लोगों के लिए, खास करके हिंदू समुदाय के लिए बहुत खुशी की खबर है दोस्तों, जहां अबू धाबी में इस प्रकार के विशाल काय मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, अगर आप भी खुशी जताते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम 2 बार जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने के प्रयासों से चाइना है खुश। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये अच्छे संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भारत पर साधा है निशाना। क्या कहा है बता दें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को कहा है कि कई देश अपने भू रणनीतिक हित साधने के लिए श्रीलंका में विकेंद्रीकरण के नाम पर अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि हिंद महासागर में वैश्विक ताकतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में उनकी सरकार शामिल नहीं होना चाहती है। राजपक्षे ने कहा है कि श्रीलंका की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के मतारा जिले में कार्यक्रम में गोटाबाया राजपक्षे ने ये बातें कही हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कमेंट सेक्शन में इंडिया डजंट मेक एनी डिफरेंस जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका में कोरोना से भयावह हो सकते हैं हालात। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को लेकर चेताया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि देश में बहुत से लोगों का यह मानना है कि कोरोना वायरस महामारी पर विजय प्राप्त कर ली गई है, लेकिन ऐसा सोचना जल्दबाजी है। उन्हें लोगों से मास्क लगाने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की और कोविड-19 की चौथी लहर के बारे में चेताया है। सीडीसी की प्रमुख डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की ने कहा है कि अगर लापरवाही बरती गई तो भविष्य में स्थिति और भयावह हो सकती है। ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई है दोस्तों, जब जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अगले 5 हफ्तों में सभी वयस्क कोरोना वायरस का टीका लगवा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां महंगाई रोकने में नाकाम हुए इमरान खान ने फाइनेंस मिनिस्टर शेख को बनाया बलि का बकरा, 1 साल में ही पद से हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। अब इमरान ने अपनी गलत नीतियों का खामियाजा वित्त मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख
पर फोड़ते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। दोस्तों शेख की जगह उद्योग एवं उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर नई वित्त टीम को लाने का निर्णय लिया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इमरान खान अपनी खामियाजा छुपाने के लिए दूसरों पर ठीपड़ा फोड़ते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में इमरान की चालाकी नहीं चलेगी ऐसा जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां फ्रांस में कोरोना के कहर के बीच डॉक्टरों ने दे दी है बड़ी चेतावनी। कहा है कि पेरिस में कम पड़ सकते हैं आईसीयू बेड। जी हां दोस्तों अगली खबर की बात करें तो म्यांमार से खबर, जहां सेना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने शुरू की है गार्बेज स्ट्राइक। जी हां दोस्तों म्यांमार में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने गार्बेज स्ट्राइक यानी कूड़ा हड़ताल की शुरुआत की है। प्रदर्शनकारी मुख्य सड़क पर कचरा छोड़कर जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही करें। एक्टिविस्ट का ये विरोध प्रदर्शन सेना के खिलाफ है। दोस्तों 1 फरवरी से म्यांमार में सेना का शासन है जिसका प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं। म्यांमार में सेना के कब्जे के बाद हिंसक प्रदर्शनों में करीब 500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों ऐसे में दोस्तों अगर आप भी म्यांमार के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं दोस्तों और मानते हैं कि उनकी मांग बिल्कुल सही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में गार्बेज स्ट्राइक का हम समर्थन करते हैं जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो तमिलनाडु में बोले मोदी जी, कहा महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस और डीएमके की संस्कृति है। जी हां दोस्तों मोदी जी ने कहा है कि मैं उस जमीन पर हूं जहां के बेटे और बेटियों ने अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े हैं। यहां से मैं कांग्रेस और डीएमके को बताना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के नेताओं को नियंत्रण में रखें। प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि महिलाओं का अपमान करना दोनों दलों की संस्कृति है। कुछ दिन पहले डीएमके के एमएलए प्रत्याशी डिंडीगुल लियोनी ने महिलाओं पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी और डीएमके ने उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया था। ऐसे में दोस्तों मोदी जी भड़कते हुए इन पर कड़ा कटाक्ष कर दिया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है तो कमेंट सेक्शन में हम मोदी जी का समर्थन करते हैं जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय खिलाड़ी से प्रभावित पूर्व अंग्रेज क्रिकेटर ने कहा कि उसके बिना टीम इंडिया की कल्पना मुश्किल है। जी हां दोस्तों किसकी बात की है बता दें आपको, इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में वनडे सीरीज के आखिरी मैच के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरराष्ट्रीय सीजन फिलहाल खत्म हो गया है। पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार से शुरू हुआ कारवां इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू जमीन पर तीनों सीरीज में जीत के साथ खत्म हुआ। इस पूरे सीजन के दौरान भारतीय टीम को कई नए और युवा खिलाड़ियों की काबिलियत देखने को मिली जिन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और सबको प्रभावित किया। इन सब के बीच टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनकी टीम में जगह को लेकर पिछले साल तक सवाल उठने लगे थे। और अब इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल ने कहा है कि पंत के बिना भारतीय टीम की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग भी अगर यही बात मानते दोस्तों तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं कितने भाइयों को लगता है कि पंत के बिना सच में क्रिकेट टीम अधूरी है, लिखना मत भूलेगा। दोस्तों चलते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरिद्वार से खबर, कुंभ मेला क्षेत्र में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा, आश्रम के 32 कर्मचारी और विद्यार्थी मिले संक्रमित। जी हां दोस्तों अगली खबर की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे का बड़ा फैसला यानी पश्चिमी रेलवे का फैसला, अब यात्री रात में चार्ज नहीं कर पाएंगे मोबाइल और लैपटॉप। क्यों बता दें, रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। वेस्टर्न जोन की ट्रेनों में अब रात में यात्री चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। ऐसे में यात्री रात में अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकेंगे। ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए इंडियन रेलवे के वेस्टर्न जोन ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों इस फैसले से लाखों रेल यात्री प्रभावित होंगे। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट की आशंका भी खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों ऐसे में कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि ये रेलवे ने सही कदम उठाया है और कितने को लगता है गलत कदम है दोस्तों, अपनी राय कारण के साथ में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में
शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और